अगर आपकी डिलीवरी भी इन आने वाली गर्मियों में होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इसमें आपको पता चलेगा कि डिलीवरी के बाद आपने अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मुझे बहुत से क्वेश्चंस जो है वो कमेंट बॉक्स में रिसीव हुए कि आप प्रेगनेंसी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं और प्लीज़ आप हमारे लिए कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारी डिलीवरी जो है आगे गर्मियों में आने वाली है और हमें अपने छिले का पीरियड जो है वो किस तरह से गुजारना है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। सो ये वीडियो आप सबके लिए है जिनकी डिलीवरी गर्मियों में होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी डिलीवरी है या सी सेक्शन है, जब हो गया, जब आपको घर भेजा जा रहा है तो आपको एक डिस्चार्ज स्लिप दी जाती है जिसपे आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं। आपने सबसे पहले तो उन मेडिकेशंस को ज़रूर फॉलो करना है, बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब जैसे बच्चा हो जाता है उसके बाद जो है माँ और सब कुछ भूल जाती है, वो सिर्फ बच्चे पे ध्यान देती है। बिकॉज उस डिस्चार्ज स्लिप पे आपके लिए एंटीबायोटिक लिखी होती है जो कि आपके जख्म को ठीक करने के लिए होती है, आपकी दर्द की दवाई लिखी होती है जिसको लेने से आपके दर्द में कमी आती है, आपको जो है कब्ज कुशा दवाई दी जाती है, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि डिलीवरी या सी सेक्शन के फौरन बाद आपको कब्ज हो, क्योंकि अगर कब्ज होगी तो उससे आपके जो स्टिचेस हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, उन पे स्ट्रेन पड़ेगा। कई दफ़ा अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो कब्ज की वजह से वो स्टिचेस खुल जाते हैं, और अगर सी सेक्शन होता है तो उन स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो आपने डिस्चार्ज स्लिप को बहुत गौर से देखना है। मैं जब भी अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज करती हूँ, मैं खुद उनको डिस्चार्ज स्लिप में मौजूद हर दवाई समझा कर जाती हूँ। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर आपको ये नहीं बताती तो कम से कम वो आपको डिस्चार्ज स्लिप ज़रूर देती होंगी, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है पानी। आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगी, एक तो वापस आपकी फ्रेशनेस वापस आएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, बच्चे का दूध बहुत ज़्यादा आएगा। बिकॉज बच्चे के दूध के लिए आपका अपना जो लिक्विड इंटेक है, वाटर इंटेक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दूध आपकी बॉडी से ही बन के आएगा। और अगर आप उस मिथ पे चलेंगे कि बच्चे के डिलीवरी के बाद पानी नहीं पीना क्योंकि पेट बढ़ जाएगा, तो उससे ना सिर्फ आप अपने आप को जो है वो अनफ्रेश रखेंगी, बल्कि अपने बच्चे के लिए जो मिल्क सप्लाई है उसको भी कम करेंगी। ब्रेस्ट फीडिंग कुशंस जो है वो ऑल ओवर द मार्केट अवेलेबल है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि जब आपने बच्चे को फीड कराना है तो ब्रेस्ट फीडिंग कुशन लें। उसकी वजह ये है कि जब आप बच्चे को फीड कराती है तो माँ कभी अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, और छिला वो पीरियड है जिसमें आपकी बॉडी वापस अपनी शेप में जा रही होती है, उन सब चेंजेस को रिवर्ट होना होता है जो कि उन 9 माह में हुए होते हैं। सो जो आपकी हड्डियां नरम हुई होती हैं इस पूरे पीरियड में, वो वापस अपनी प्रीवियस कंसिस्टेंसी पे जा रही होती हैं। तो जब आप अपनी कमर का ख्याल नहीं रखते, बच्चे के ऊपर गिर के बच्चे को दूध पिलाती हैं या किसी भी पोजीशन में उल्टी सीधी टेढ़ी होकर बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो वो फिर आपकी कमर का दर्द का बायस बनती है और कई दफा गर्दन में दर्द होती है। और कमर के दर्द को रिलेट कर दिया जाता है, अगर तो आपको एपिड्यूरल लगा है या आपका सी सेक्शन हुआ है तो कमर में टीका लगा है, उससे उसके साथ रिलेट कर दिया जाता है, जबकि उसका टोटली उससे कोई ताल्लुक नहीं। कमर दर्द जो है वो आपकी पोस्चर और पोजीशन से होता है। फिर ये होता है कि जो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाती है, जो ब्रेस्ट है उनमें अकड़ाव आ जाता है, क्योंकि जो बच्चों को प्रॉपरली सक्शन नहीं कराई जाती, दूध प्रॉपरली नहीं पिलाया जाता, जो आपके निपल्स हैं उनमें क्रैक आ जाता है। बेसिकली जो निपल्स में क्रैक आ जाता है वो है टेक्निक प्रॉपर आप फॉलो नहीं करती फीड कराने की। जब आपने बच्चे को फीड कराना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो निप्पल है उस पे बच्चे के गम्स यानी कि मसूड़े ना लगे, बल्कि निप्पल से पीछे जो ब्राउन पार्ट होता है, जो राउंड पार्ट होता है, जिसको हम एरियोला कहते हैं, आपने उसको जो है बच्चे के मुंह में डालना है। अगर तो निप्पल पे बच्चा प्रेस ऑन करता है तो मिल्क सप्लाई मजीद कम हो जाती है, बिकॉज आप उसकी ओपनिंग को ही प्रेशर दे देते हैं। लेकिन अगर आप उसकी ओपनिंग से पीछे बच्चा प्रेशर डालेगा तो दूध जो है वो बहुत फ्लो के साथ आएगा। एक और जो मिथ जो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो की जाती है वो है, कई लोग तो पूरा छिला नहाते नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप डिलीवरी करवा के घर जा रहे हैं या इवन सी सेक्शन भी हो रहा है तो प्लीज़ शावर लीजिए। घर जाके प्रॉपर शावर लेकर हॉस्पिटल आएँ और जाते ही
शावर लें। और अब जैसे आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो प्लीज़ आपने डेली शावर लेना है। अगर आप शावर नहीं लेंगी, आपकी बॉडी पे जर्म्स होंगे, आप वही जो है बच्चे को दूध पिलाएँगी, तो बच्चा भी बीमार हो सकता है। अक्सर आपने देखा है कि बच्चे को मोशंस लग जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि माँ शावर नहीं लेती और गंदगी और डर्ट की वजह से जो है बच्चे का पेट खराब हो जाता है। एक और ये कहा जाता है कि बहुत से जी पंखा नहीं चलाना, क्योंकि वो हवा जो है वो माँ के जिस्म के अंदर चली जाती है, वो पैरों के नाखूनों से जाती है और वो सर तक जाती है, और बच्चे को भी जो है वो बिल्कुल भी हवा नहीं देनी, बल्कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर कवर किया जाता है। उससे आपने देखा है कि बच्चे की जो स्किन है उस पे लाल दाने निकल आते हैं, स्किन रेड हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ओवर कवर किया जाता है। अगर आप उसको बच्चे को एसी में नहीं रख रहे या बिल्कुल पंखे के नीचे नहीं रख रहे, तो जहाँ कहीं भी रख रहे हैं तो उसको कवरिंग काम कीजिए, उसकी लेयर्स काम कीजिए, और उसके ऊपर जो कवर दे रहे हैं, जो कपड़े पहना रहे हैं, उसको प्योर लॉन या प्योर कॉटन के पहनाएँ। आप खुद जो है वो एसी ज़रूर यूज़ कर सकती हैं, एसी में रह सकती हैं, एसी में सो सकती हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चे के ऊपर डायरेक्ट जो एसी है, एक तो उसकी ग्रिल ना जाए और डायरेक्ट फ़ैन जो है वो बच्चे के ऊपर ना आए। क्योंकि अगर बहुत अर्ली स्टेज पे उसको छींकें या ये जो फ्लू शुरू हो जाएगा तो फिर आगे उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा हीट अप ना करें, बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना करें। खुद तो आपने हर रोज़ नहाना है, लेकिन बच्चे के लिए मैं ये कहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोशिश करें 24 घंटे के बाद उसको नहलाएँ। घर जाकर मोस्टली लोग मैं एडवाइस करती हूँ। उसकी एक वजह ये है कि बच्चा एक बहुत ही वार्म टेम्परेचर से निकला होता है। गर्मियों में तो ख़ैर बाहर भी टेम्परेचर वार्म ही होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्लीन करके उसको ड्रेस अप करते हैं। उसके लिए भी उसके ऊपर वो उसको हम वर्नस कहते हैं, वो जितना अगर उसके ऊपर लगा भी रह जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ़ बच्चे का मुँह जो है वो वेट कर लीजिए, धो लीजिए, उसके बालों पे गीला हाथ लगा लें, लेकिन पहले 24 घंटे बच्चे को ना नहलाएँ। लेकिन गर्मियों में बच्चे को हर दूसरे-तीसरे दिन ज़रूर नहला दें। टॉवल बाथ जो है वो उसे डेली दें, यानी टॉवल को गीला करके बच्चे को पे ओवरऑल जो है वो लगा दें। प्रॉपर शावर अगर आपने देना है तो वो हर दूसरे-तीसरे दिन बच्चे को ज़रूर दें। ये नहीं कि पूरा छिला, ना तो आपने खुद शावर लेना है और ना ही बच्चे को देना है। ये वो पीरियड है, छिला वो पीरियड है, मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि जैसे ही आपके 40 दिन कंप्लीट होते हैं, आप अपनी डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। बिकॉज़ अब हमें कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ देखना है। अक्सर पेशेंट्स यही करते हैं कि वो क्योंकि माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं और उसी में उनको पीरियड्स नहीं होते, और वो 2-3 माह बाद फिर कंसीव कर लेती हैं। और वो उसी तरह यही समझती हैं कि क्योंकि वो दूध पिला रही हैं इसलिए पीरियड्स नहीं होते। जब स्कैन कराया जाता है तो चौथे 5वें माह का हमल होता है। सो काइंडली अगर तो आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, यानी सिर्फ माँ अपना दूध पिला रही है, फिर तो कॉन्ट्रासेप्शन होती है, वो भी 80% होती है। लेकिन अगर आपने एड ऑन मिल्क किया हुआ है, आप पाउडर मिल्क दे रही हैं या दूसरा दूध दे रही हैं, तो फिर आपकी कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो 100% नहीं है। फिर आप किसी भी वक्त कंसीव कर सकती हैं। सो अगर आपको डेफिनेटली आप भी ये नहीं चाहेंगी और ना ही आपकी डॉक्टर चाहेंगी कि फ़ौरन से ही आप जो है दूसरी कंसेप्शन कर लें, तो छिले के बाद अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, जो छिले के बाद हम उन माँओं को जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, वो टैबलेट्स देते हैं ताकि वो अपना प्रॉपर जो है वो मनसूबाबंदी कर सकें, वक़फ़ा कर सकें, कम से कम 2 साल का वक़फ़ा ज़रूर करें। थैंक यू।